आखिर ये CIA और डीप स्टेट है क्या? डीप स्टेट एक्चुअली ना उन लोगों का एक ग्रुप होता है जो अमेरिका में है। पोजीशन वाले लीडर्स होते हैं, क्या वो इनके साथ में मिलकर टाई अप भी करते हैं? राहुल गांधी जी देश से बाहर जाते हैं और देश से बाहर जाके बात करके आते हैं, फिर लौट के आते हैं तो कुछ न कुछ एक नया मुद्दा उठाते हैं। क्या आप इन दो मुद्दों को सीधा सीधा डीप स्टेट से रिलेट कर रहे हैं? भाजपा के लिए सबसे बड़ी शान की सीट और इज्जत की जो सीट थी वो लोकसभा के अंदर अयोध्या थी। अयोध्या क्यों है? आम जनता है, उनके सामने दोनों नैरेटिव्स आते हैं, तो हम सही नैरेटिव और गलत नैरेटिव में कैसे फर्क है? तो नूर खान जो एयरबेस है वो बेसिकली इंडियन एयरबेस था पहले, जब इंडिया एक हुआ करता था। क्या ये चीजें ग्लोबल इन्फ्लुएंस भी रखती हैं, जैसे कि ट्रम्प हैं, उन्होंने टैरिफ लगाए हैं, सैंक्शंस लगाए हैं? हमारी बढ़ती हुई जीडीपी करती, जब युद्ध में किसी देश को झोंक देंगे आप सभी लोगों का स्वागत है आज की इस खास पॉडकास्ट में। देश में बहुत कुछ चल रहा है, देश में कहीं किसी चीज को लेकर के विद्रोह चल रहा है, कहीं जेनजी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कहीं पे कुछ गड़बड़ हो रही है। तो इससे रिलेटेड मैंने एक इंटरनेट पर वीडियो देखा था जो हमारे आज के जो मेहमान हैं उन्होंने पोस्ट किया था। तो उसमें उन्होंने उन सारी चीजों को जो देश में घटित हो रही हैं उसको दो शब्दों से रिलेट किया था, एक डीप स्टेट और दूसरा CIA। तो आज इस पॉडकास्ट में हम उसी टॉपिक के बारे में जानेंगे कि आखिर डीप स्टेट और CIA क्या है। तो स्वागत करते हैं आज के जो हमारे मेहमान हैं, अंकुर सक्सेना जी। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। कैसे हैं सर? बहुत सही है। और आप कैसे हैं? बढ़िया सर। सर देश में बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं, हमारे पड़ोसी देशों में भी बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। तो उसको उन चीज़ों से रिलेटेड मैंने एक इंटरनेट पे आपका वीडियो देखा था। तो आपने बताया कि ये सारी जो चीज़ें हो रही हैं ये डीप स्टेट और CIA के कारण है। तो मैं जानना चाहूँगा आपसे कि आखिर ये CIA और डीप स्टेट है क्या? देखिए, डीप स्टेट जो वर्ड है वो बड़ा मतलब कुछ ऐसा रेनाउंड सा शब्द नहीं है जी। जिसको कि बनाया या हो गया हो या जिसका कोई आप बहुत अच्छी कोई डेफिनेशन दे सकते हो। डीप स्टेट एक्चुअली ना उन लोगों का एक ग्रुप होता है जो अमेरिका में है और जो सरकार के अंदर अपना काफ़ी प्रभाव रखते हैं, या कोई चीज़ उन्हें करानी होती है सरकार से तो कराते हैं। ये चीज़ें जब तक अमेरिका के अंदर नहीं तब तक डीप स्टेट का कोई नाम बहुत ज़्यादा नहीं था, लेकिन अभी काफ़ी सालों पहले से डीप स्टेट ने क्या किया कि जो सरकारें अमेरिका के हिसाब से नहीं चल रही हैं या जो उनके व्यापारिक लेन देन है उसमें कोई सरकार नहीं मान रही है, तो उस केस में क्या होता था कि ये लोग उसकी सरकार को गिराने के लिए कई बार उनके देश के अंदर थोड़ी सी डिसबैलेंस क्रिएट करते थे। उसमें क्या होता है कि वहीं की जनता को उन्हीं के खिलाफ, उन सरकार के खिलाफ खड़ा कर दो और पहले से एक आदमी तैयार रखो जो कि उनकी जगह को ले सकता हो। जैसे कि कोई प्रधानमंत्री है या राष्ट्रपति है, वो उसको हटाने की बात करो देश के अंदर और उसके रिप्लेसमेंट दिखाओ कि एक जना और दूसरा है। तो हर देश के अंदर एक पक्ष होता है, एक विपक्ष होता है। ठीक। तो विपक्ष से हमेशा कोई ना कोई ऐसा नेता होता है जो उसका रिप्लेसमेंट दिख रहा होता है। तो रिप्लेसमेंट वाले को ऊपर चढ़ाओ, उसको आधार बनाओ और उसको आधार बना के अपनी पॉलिटिक्स खेलो दूसरे देश में जाकर और वहाँ का तख्ता पलट करो। उसके बाद उसको ये तय करो, उससे ये तय होता है कि भाई तुम्हारे देश के अंदर हम तुम्हारी सरकार बनवाएंगे और तुमको पूरा सपोर्ट करेंगे हर तरह से, लेकिन जब सरकार बन जाएगी तो हमारी भी ये कंडीशंस रहेंगी, उसको आपको फॉलो करना होगा। तो ऑल अबाउट ये पूरा सीन जो रहता है वो इसलिए रहता है कि आपका तख्ता पलट होगा, सरकारें हमारे मन की होंगी और फिर हम अपनी चलाएंगे। तो डीप स्टेट ने जब अमेरिका से निकल के बाकी देशों के अंदर सब जगह तख्ता पलट किया और वहाँ पर कुछ प्रदर्शन करवाए वहीं के लोगों से, तब जाके डीप स्टेट वर्ड को बड़ा एक पहचान मिली। तो अभी डीप स्टेट आप देखेंगे तो ये इंटरनेट के अंदर भी बहुत चल रहा है। और जहाँ तक CIA की बात करते हैं, ये सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी है। तो जैसे इंटेलिजेंस इनपुट होते हैं कि अब ये कर रही है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, तो वो इंटेलिजेंस इनपुट जो CIA है तो वो काम करता रहता है, वो इनपुट देता रहता है और उसके आधार पर ये दोनों मतलब एक कह सकते हैं कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और दोनों एक साथ ही रहते हैं और एक साथ रहने पर CIA उनको सपोर्ट करता है और इनपुट देता है और ये लोग अपना काम करते हैं। तो डीप स्टेट तभी जानकारी में आता है, तभी लोग समझ पाते हैं। मुझे लगता है हिंदुस्तान के अंदर डीप स्टेट को बहुत ज़्यादा समझा जाएगा आने वाले समय में, क्योंकि हम लोग इंटरनेट यूजर्स हैं और बहुत अच्छे यूजर्स हैं, घंटों देख सकते हैं किसी भी चीज़ को। आजकल पॉडकास्ट भी हो रहे हैं बहुत सारे और बहुत सारे वीडियोज आ रहे हैं, रील्स आ रही हैं जिसके अंदर इसका जिक्र भी आ रहा है। जिस तक मैंने ये अपना एक वीडियो डाला था उस समय डीप स्टेट और CIA को लोग जानते बिल्कुल ही नहीं पहचान रहे थे। तो बहुत लोगों ने हमसे कहा कि ये क्या है, तो अभी आप पूछ रहे हैं तो मैंने अभी डिटेल बता पा रहा हूँ। तो ऐसे बहुत सारे लोगों को अपडेट किया हमने। तो एक्चुअल में क्या है कि डीप स्टेट इस वक्त भारत के अंदर भी अच्छा काम कर रहा है और दुनिया में तो कर ही रहा है, हमारे आसपास की जगहों पे तो कर ही चुका है, ये तो आप देख ही चुके हैं। तो सर ये बताइए कि ये डीप स्टेट का जो प्रोसेस है, क्या अपोजिट पार्टियां जो होती हैं, अपोजिशन वाले लीडर्स होते हैं, क्या वो इनके साथ में मिलकर टाई अप भी करते हैं?
देखिए, आप अपने देश के अंदर तो कुछ ऐसा ही दिखता है, क्योंकि देखिए बहुत बार ऐसा हुआ कि राहुल गांधी जी देश से बाहर जाते हैं और देश से बाहर जाके बात करके आते हैं, फिर लौट के आते हैं तो कुछ ना कुछ एक नया मुद्दा उठाते हैं। ठीक है, जैसे उन्होंने वोट चोरी उठा लिया इस बार, उससे पहले कभी ईवीएम उठा लेते थे, कभी कुछ उठा लेते हैं। अभी आप देखिए कि 8 तारीख के आसपास, मुझे लगता है 8 सितंबर के आसपास की, मुझे थोड़ा सा डेट एग्जैक्ट नहीं कह रहा हूँ, उन्होंने एक जेनजी को लेके या देश के युवाओं को लेके उन्होंने एक भाषण दिया था अपना। उसके बाद कुछ दिनों बाद नेपाल के अंदर नेपाल में कुछ हुआ, उसके बाद 26 तारीख को अपने देश के अंदर भी लद्दाख में सब हो गया। तो जब आप इन सब चीज़ों को देखेंगे तो कहीं ना कहीं आप देखिए कि लद्दाख की बात हम करते हैं, जैसे लद्दाख को ये माना जा रहा है कि आप हमको जो है वो पूर्ण राज्य का दर्जा दिए, जो वहाँ की लड़ाई चल रही है। अब वहाँ की लड़ाई में अगर आप उनके प्रदेश के लोगों से पता करेंगे जो लद्दाख में रहने वाले हैं, लद्दाखियों को नहीं पता कि पूर्ण राज्य से उन्हें क्या फायदा मिलना है। तो सवाल ये कौन विरोध कर रहे थे। तो ये जो प्रदर्शन चल रहा है ना पूरे देश के, जो मतलब लद्दाख के अंदर, और फिर वो कहीं ना कहीं ये बढ़ाएंगे उसको देश की तरफ भी, तो एक एक्सपेरिमेंटल टाइप का उन्होंने काम किया लद्दाख के अंदर, और वो उनके हिसाब से सक्सेस रहा। लेकिन उनको ये नहीं पता लगा कि उसमें वांगचुक जी भी एक्सपोज हो गए, और वांगचुक जी का पता लग गया कि भैया वो खुद मिले हुए हैं। उन्होंने एक लाइन बोली कि लद्दाखी जो हैं, वो लद्दाख के लोग जो हैं वो चाइना से अंदर आने वाले लोग घुसपैठियों को रोकते हैं, अगर हमारी सरकार नहीं सुनेगी तो अगली बार से हम कहेंगे ठीक है भैया आइए। तो कहीं ना कहीं वो एक थ्रेट था। और ये एक न कहते हैं ना कि चोर कितनी अच्छी चोरी कर ले लेकिन कोई ना कोई सबूत छोड़ता है। तो वांगचुक जी का भी ये सबूत के तौर पर आ गया। तो डीप स्टेट ऐसे ही तो काम करता है। उसने अपने कुछ लोगों को भेजा, आपसे कहा कि आप अपने लोगों को इकट्ठा करिए, आपको सपोर्ट किया, और आपने क्या किया, एक किसी मुद्दे पे आके मौज मस्ती में युवाओं ने जो है कोई अपना प्रोटेस्ट कर दिया, उसी में अपने 20 लोग मौजूद थे, उन 20 लोगों ने बंदूकें निकाल के चला दी, किसी ने बम फेंक दिया, किसी ने कुछ कर दिया। करते करते क्या हुआ, पूरा एक सीन क्रिएट हो गया, एक अच्छा सा प्रदर्शन हो गया, उग्र प्रदर्शन हो गया। तो क्या होता है कि जो ऑर्गेनाइजर होता है बाद में पूछता है कि ये तो हमने करने की सोची नहीं थी, ये कैसे हो गया, ये कौन लोग थे, तो उसको भी नहीं पता होता है कहाँ से लोग आए, क्यों आए। तो बेसिकली वो लोग मोहरा बन जाते हैं, और डीप स्टेट ऐसे इंटरनेशनल मीडिया को, नेशनल मीडिया को दिखा देता है कि वहां पर ये डिस्टर्बेंस चल रहा है। तो डीप स्टेट इंडिया में इस तरह से ये जो चीजें चल रही हैं, विपक्षी पार्टियों को इसलिए पकड़ा जाता है कि उन्हें सरकार चाहिए, उनको सत्ता में आना है, उनका मोटिव पूरा होता है, उनका मोटिव पूरा हो रहा है। तो अब विरोध कौन करेगा, विरोध तो वही करेंगे। अब आज की तारीख में देखिए तो हर चीज का विरोध है। अब आप ये देखिए कि जब कोई मरता है या किसी के साथ एक जिसे कहते हैं हत्या हो जाती है, तो देश के अंदर कोई बहुत ज्यादा आवाजें नहीं उठती हैं। ठीक है, जो लोग आज की तारीख में जनजी की बातें कर रहे हैं देश के अंदर, जो लोग बात करते हैं कि देश के अंदर ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, वो तब चुप रहे जब बांग्लादेश में हिंदुओं की को मारकाट मची हुई थी। ठीक है, वो बांग्लादेश में जो हो रहा है उसको लेके भी कुछ नहीं बोलते। मतलब कुछ ना कुछ तो है जो कि ऐसा है। अभी एक धर्म की एक बात को लेके बहुत सारे चलती रही, बहुत बवाल हुआ, हमारे बरेली में भी हुआ और जगह पर भी हुआ। अब आप देखिए वो ज्यादातर उन जगह पे हुआ जहाँ पर भाजपा शासित प्रदेश हैं, बिल्कुल, और वो कहीं और नहीं हुआ। ठीक है, तो सवाल ये कि आप रिलेट करिए इन चीजों को, रिलेट करेंगे तो पता लगेगा कि हाँ भाई कोई ना कोई ऐसी चीजें हैं, कोई ना कोई ऐसी ताकतें हैं जो आपको यहाँ पर आके गाइड करती हैं, एक टीम बटोरती हैं, उससे काम करवाती हैं और आम जनता को उसका हिस्सा बनाती है और उसी देश की सरकार के प्रशासन के खिलाफ खड़ा कर देती हैं, जिससे लगता है कि बहुत बड़ा डिससेटिस्फेक्शन है, असंतोष है, बहुत परेशानियां है देश के अंदर। लेकिन मतलब जिसे कहते हैं कि सलाम है हमारे मोदी जी को, तो कहीं ना कहीं इतने प्यार से कंट्रोल कर देते हैं कि पता ही लगता कुछ हुआ भी था। अब लद्दाख के अंदर इतना अच्छा इनपुट मिला, इतने अच्छे इंटेलिजेंस ने काम किया कि वांगचुक जी पकड़ में आ गए, उनके 2-3 अकाउंट्स को सीज कर दिया। पता लगता है कि उनके 6 अकाउंट यानी 8 अकाउंट थे, इसमें एक ही अकाउंट की डिटेल वो दिया करते थे, बाकी की डिटेलिंग दिया करते थे वो सरकार को। आप फॉरेन फंडिंग करा रहे हैं और पैसा ही नहीं बता रहे हैं। तो अब उन्होंने चली किसी और में, लेकिन यहाँ तो लोग अब ज्यादा समझदार है ना, कहते हैं कि सारे वेद तो भारत के पास ही थे, तो बुद्धिजीवी तो यहीं पर है, पूरी दुनिया चला रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट हो चाहे वो एप्पल हो चाहे सारे सीईओ इंडियन, सारे सीईओ इंडियन है। अगर अभी 2 मुद्दे आपने बताए कि ईवीएम का मुद्दा है या वोट चोरी का मुद्दा है, राहुल गांधी जी जो उठाते हैं, बाहर जाते हैं और कोई ना कोई नया मुद्दा लेके आते हैं, तो क्या आप इन 2 मुद्दों को सीधा सीधा डीप स्टेट से रिलेट कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल डीप स्टेट से रिलेटेड है ये। क्योंकि आप ये देखेंगे कि वोट चोरी जैसा मुद्दा ही और देशों में भी उठाया गया। ठीक है, अब आप एक छोटी छोटी बातें उनको जब कलेक्ट करेंगे तो पता लगेगा। हम मतलब अगर देखा जाए तो भाजपा के लिए सबसे बड़ी शान की सीट और इज्जत की जो सीट थी वो लोकसभा के अंदर अयोध्या थी। अयोध्या क्यों हारे? अयोध्या को नहीं हारना था। अयोध्या को जिताने के लिए यदि कोई भी एफर्ट या प्रयास किया जा सकता होगा तो किया जाना था, और करते भी, बिल्कुल करते। उसके बावजूद अयोध्या हार गए, और सबसे ज्यादा विपक्ष ने जो मजाक बनाई वो अयोध्या सीट को लेकर बनाई। तो भाई सबसे पहले तो नाक बजाएंगे ना, वोट चोरी तो वहां कर सकते थे, वहां क्यों नहीं करी? अच्छा, फिर प्रधानमंत्री जी ने बनारस में चुनाव लड़ा,
जितने टिकट्स उनको जितने वोट उनको वहां मिले थे उससे कहीं गुना कम वोट मिले। बिल्कुल मिले। ठीक है, तो बेसिकली एक प्रधानमंत्री के लिए तो ये थोड़ा सोचने का विषय, विचार का विषय है। हाँ कि भाई कम कैसे हो गए हमारे वोट। अब अगर वो कम हो गए वोट, इसका मतलब कि सब कुछ जेन्युइनली हो रहा है। बस फर्क इतना है कि विपक्ष को चाहिए हारे। जब वो हारते हैं तब वो कहते हैं कि वोट चोरी नहीं है, तब जब हार, जैसे मान लीजिए भाजपा हार जाए या रूलिंग पार्टी हार जाए तो विपक्ष कहता है ईवीएम ठीक काम कर रहा है। नहीं, अब वो ये नहीं कह रहे हैं कि भाजपा की जगह जो है वो समाजवादी पार्टी ने जो है वो ईवीएम हैक कर ली थी अयोध्या की, जो उन्होंने वहां जीत गए। तो अगर आप इन चीजों को देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये वोट चोरी का जो मुद्दा है ये बनाया हुआ मुद्दा है। और जितने लोगों को, एक छोटी सी बात बताता हूँ वोट चोरी पे, इन्होंने एक इल्जाम लगाया और इन्होंने ये कहा कि एक आदमी के वोट 3 स्टेट में दिखाए। उन्होंने एक नाम लिया था उसका, उसमें 3 जगह दिखाया कि 3 जगह उसकी वोट है। अच्छा, उन 3 जगहों पर देखेंगे तो उसने कहा कि देखिए पहले एक सिस्टम हुआ करता था कि जैसे मान लीजिए आप उत्तर प्रदेश में, आप उत्तराखंड चले जाते हैं, ठीक, बासी का कनेक्टिंग हमारा स्टेट है, अब आप वहां चले गए। वहां जाने के बाद क्या होता है कि वहां पर आपने एक नया आधार कार्ड बनवाया, वोटर कार्ड बनवाया, वहां के वोटर लिस्ट में नाम आ गया आपका। अब यहाँ के वोटर लिस्ट से निकालने के लिए एक प्रोसेस है, वो कोई नहीं करता है। ठीक है, तो कोई नहीं करता था आज से पहले, क्योंकि हमारा जो डेटा बनता है ना वो सिंगल डेटा नहीं बनता था, वो स्टेट वाइज डेटा होता था। अब स्टेट वाइज डेटा में आपने नाम नहीं निकाला था, आपका स्टेट में दिख रहा है, उस स्टेट में भी दिख रहा है। आप ये सिद्ध तो करो कि इस बंदे ने 3 जगह की अगर आईडीज में उसका नाम लिखा हुआ था तो 3 जगह वोट किया है। ये तो अब क्या है ना कि इतनी डिटेल में कौन जाएगा। वोट चोरी तो पकड़ में आ जाएगा, लेकिन ये समझ में नहीं आएगा कि ये जो चीजें थी ये बेसिकली गलत थी, क्योंकि वो बंदा वोट तो एक ही जगह दे रहा है ना। तो प्रोसेस जितना ज्यादा लोगों के समझ में आता जाएगा, धीमे धीमे वो चीजें उतनी अच्छी होती चली जाएंगी। दूसरी बात, संजय कुमार जी ने, जो हमारे उसके चीफ है हमारे इलेक्शन कमीशन के, उन्होंने आके पूरी बात बताई। ठीक है, उन्होंने कहा भी कि ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, सारी बातें डिटेल उन्होंने करी। और उसके बाद सॉरी, संजय कुमार, गलत वर्ड बोल गया, नाम बोल गया हूँ, संजय जी जिन्होंने सबसे पहले ही आवाज उठाई थी वोट चोरी की। ठीक है, उन वोट चोरी वाली बात पे उन्होंने खुद माफी मांग ली कि भाई हमारा डेटा गलत हो गया था, मैंने थोड़ा सा वो मैनिपुलेट हो गया था डेटा, इसलिए मुझसे गलती हो गई। उन्होंने गलती मान ली। जहां से, जिसे कहते हैं कि जिस पेड़ से फल निकला था राहुल गांधी जी ने खा लिया था, उस तो वही पता लग गया कि ये पेड़ उन्होंने नहीं लगाया था, किसी और ने लगाया था, ये तो लगाने वाले माली ने बता दिया। फिर भी वो नहीं मान रहे इस बात को, वो कह रहे फल तो मैंने ही लगाया। तो वोट चोरी जो है वो बेसिकली नैरेटिव है जो देश में चलाया गया है। दूसरा, जैसे हम कहते हैं कि हमारे देश नैरेटिव की ही दुनिया है बुरी तरह से, इस देश में नैरेटिव चलाइए बहुत चलता है। ठीक है, जैसे ऐसा नहीं है कि भाजपा नहीं लाती, सपा नहीं लाती, कौन सब लाते हैं, लेकिन जो जुबान पे चढ़ जाए वो चल जाता है। ठीक है, जो राम को लाए हैं उनको लाएंगे, ये भाजपा का नारा था, मतलब नैरेटिव था, चला, खूब काम किया उसने। इसी तरह से हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। अब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जब उस जमाने में चलाया गया तो आप ये देखो उन्होंने क्या किया, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, तो हिंदू मुस्लिम ईसाई ये 3 धर्म तो दिखते हैं, सिख कौन सा धर्म है, सिख तो खुद हिंदू है। उनको अलग कर दिया उन्होंने। अब उनके दिमाग में कैसे डालें कि तुम एक अलग हो, क्योंकि आप एक मजबूत कम्युनिटी है, तो उसको कैसे अलग करा जाए। तो उन्होंने क्या किया, पहले तो हम लोगों को ये तोड़ा कि भाई पहले आप हिंदुओं को तोड़ना शुरू किया कि आप ब्राह्मण हैं, आप ये हैं, आप वो हैं, सबको अलग अलग वेटेज दी, वहां तोड़ा। फिर उन्होंने देखा सिख कैसे टूटेंगे, सिख को उन्होंने अलग कर दिया, हिंदू सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। तो हम लोगों ने इसको पकड़ लिया, बोलने बड़ा अच्छा लगता था। तो जहां रिदम मिली, तुकबंदी मिली, नैरेटिव बन गया, वोट चोर गद्दी छोड़। ओके, अब लोगों ने बोलना शुरू कर दिया वोट चोर गद्दी छोड़, क्योंकि रट रहे हैं लोग इसको ना, बोलने बड़ा अच्छा लग रहा है। तो विपक्ष के लिए बड़ी 2-4 लाइनें, वोट चोर गद्दी छोड़। अरे भाई, वोट चोर गद्दी छोड़ की बात है करोगे तो राहुल गांधी जी को अपनी दादी देखनी चाहिए थी ना, उसके ऊपर उनके पिताजी भी देखने चाहिए थे ना। चोरी उनके ऊपर तो सीधा चोरी का इल्जाम था। अच्छा, बैलेट चोरी, बैलेट बॉक्स चोरी, ये सब चीजें चलती थी बहुत ज्यादा। आज भी बहुत सारे वीडियोस आपको ऐसे मिलेंगे जहां पर बिहार के लोग खुद ये बात कह रहे हैं कि हम तो खुद टप्पे में जाने कितने टप्पे लगाए हैं, बैलेट में तो लगता था। और बिहार के अंदर तो पूरा पूरा बूथ कैप्चरिंग हो जाया करती थी। बूथ कैप्चरिंग वर्ड कहाँ से आया, बूथ कैप्चरिंग वर्ड कहाँ से आया, उसी से आया ना, पूरा कैप्चर। उस समय तो भाजपा की सरकार ही नहीं थी, ना जीत रही थी। तो सवाल है जहां पर विपक्ष हार रहा है, विपक्ष सही प्रोटेस्ट नहीं कर रहा। बहुत सारे मुद्दे हैं, ऐसा नहीं है कि अगर भाजपा कोई काम कर रही है तो उसके अंदर 100% सही कर लेंगी, वहां भी इंसानी है, गलती कुछ कर रहे होंगे, उसको सुधारने के लिए काम करिए ना, आप प्रोटेस्ट करिए। आप वो प्रोटेस्ट लेके आ रहे हैं जिससे देश के अंदर एक अस्थिरता फैले, देश के अंदर एक गवर्नेंस खराब हो, देश का माहौल खराब हो, और वही आके प्रोटेस्ट करने का तरीका है। आपने देखा होगा सोनिया गांधी जी ताली बजा बजाए कह रही थी जब एक बस में बैठी हुई, सॉरी प्रियंका गांधी, माफी चाहूंगा, प्रियंका गांधी जी जब वो कर रही थी इस चीज को, तो कितना अजीब सा लग रहा था। ठीक है, हम लोग उनकी बड़ा सम्मान करते हैं क्योंकि वो एक पढ़ी लिखी महिला है,
और कितना सम्मान करते हैं, लेकिन उनको आप उस रूप में जब देखेंगे तो आपका खुद विचार बदलने लगेंगे। तो क्या जरूरत है सब करने की? आप वोट चोरी का इल्जाम लगाइए, आप सीधे जाके कंप्लेंट करिए, आपके पास कोर्ट भी है, सब कुछ है, वहां जाके सवाल करिए, जवाब करिए। भाई आप देखिए ना कि उनके जो इलेक्शन कमीशन चीफ ने आके सारी बातों का जवाब दिया ना, ऑन रिकॉर्ड दिया, ऑन स्क्रीन दिया, आप जाके पूछिए उनसे। तो वोट चोरी एक नैरेटिव है देश के चलाने को, और ऐसे बहुत सारे नैरेटिव चलाएंगे जब तक 27 आएगी और 29 आएगी। तो 1 नेशन 1 इलेक्शन का जो मुद्दा है, ये अगर सॉल्व हो गया इस देश के अंदर, तो ऐसे बहुत सारे नैरेटिव्स खत्म हो जाएंगे जो समय समय पे चलते हैं। बिल्कुल सर, जो आप अभी नैरेटिव्स की बात बता रहे हैं कि सारी पार्टियां चलाती हैं, चाहे मतलब जो अपोजिशन में हो वो भी चलाती है और जो लीडरशिप में है वो भी चलाती है, लेकिन हमारे सामने तो दोनों ही आ रहे हैं। जो हम आम जनता है उनके सामने दोनों नैरेटिव्स आते हैं, तो हम सही नैरेटिव और गलत नैरेटिव में कैसे फर्क पहचानें? देखिए, ये मानसिकता है। ओके। और मानसिकता ये है कि मान लीजिए मेरे जैसे कांग्रेस के लोग हैं, अब लोग कहते हैं कि हम बहुत पुराने कांग्रेसी हैं, तो बिल्कुल पुराने कांग्रेसी होंगे, क्योंकि पहले सरकारी कांग्रेस बनाती थी और कांग्रेसी सरकार, कांग्रेसी थी पार्टी। भाई आज़ादी के बाद क्या पार्टी थी? कांग्रेस थी और जनसंघ। तो लोग, जितने लोग भी राजनीतिक रूप से अपने विचार रखते होंगे उस दौर में, या राजनीतिक रूप से चीज़ों को समझते होंगे, वो जाहिर सी बात है कांग्रेस ही रहे होंगे। तो अब कुछ लोग फॉलो ये करते, मेरे बाप दादा कांग्रेसी, बाप दादा के जमाने से कांग्रेसी हैं हम लोग। तो हैं भाई बिल्कुल आप लोग, क्योंकि आपको समझती सर होती। अच्छा, अब क्या है कि वो जब नीचे तक आया तो उनको अब ये लगता है कि भले ही भाजपा की बातें कुछ सही भी हो, तब भी क्योंकि हम कांग्रेस है तो हमें विरोध करना है। राजू श्रीवास्तव जी का नाम सुना होगा आपने, एक बहुत अच्छे कॉमेडियन थे। तो उन्होंने एक बिहार के अंदर एक शो कर रहे थे, कॉमेडी शो कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद जी, ये बोले लालू प्रसाद जी से जब एक पत्रकार ने पूछा, ये मैं चुटकुले के रूप में बता रहा हूँ आपको, क्योंकि जैसे राजू श्रीवास्तव ने सुनाया था, उन्होंने कहा कि सामने बैठे थे लालू प्रसाद जी, तो बोले कि भाई ऐसा है कि एक पत्रकार ने लालू जी से पूछा कि भाई ऐसा है कि आपके 11 बच्चे हैं, इतने सारे बच्चे आपने मतलब क्यों, मतलब कैसे किए, क्यों, किस विचार से किए? तो बोले लालू प्रसाद जी ने जवाब उनको ये दिया कि जिस वक्त क्या नाम है ये परिवार नियोजन का कानून आया था और ये सब आया था, उस समय हम विपक्ष में थे। तो एक हंसी मजाक के रूप में बढ़िया हंसी मजाक में बताया कि जब विपक्षी जो होता है उससे मतलब नहीं होता है कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, उसे विपक्षी करना है। तो जो आदमी जिसके पास जैसा पहुंच जाए, अगर सही आदमी पहुंच गया, उसने कहा यार ये गलत हो, ये नैरेटिव गलत है, ऐसा कुछ नहीं, वोट चोरी नहीं हो रही है, तो सामने वाले को कन्वर्ट कर देगा। अब आप ये देखिए कि देश के अंदर एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो कम पढ़ा लिखा है, गरीब भी है। उसको क्या है ना, उसको जानकारी किससे मिलती है? मुझ जैसे, आप जैसे लोगों से। अब जैसे मान लीजिए मैं यहाँ से दिल्ली जा रहा हूँ और मुझे चाय पीने का मन हुआ, मैंने कहा चाय की दुकान में बैठ लेता हूँ, चाय पी लूँ थोड़ी सी। तो पहला कि बड़ा सा रेस्टोरेंट नहीं मिल रहा है, लेकिन मुझे एक छोटा सा बढ़िया सा एक ढाबा सा दिखा, या मुझे एक खोखा सा दिखा, कुछ भी दिखा, टपरी दिखी, मैं बैठा, भाई साफ सुथरी बढ़िया सी, चलो एक कप चाय पीते हैं। अब चाय पीने के लिए मैं रुका वहाँ पर 2 रिक्शे वाले बैठे हैं, गाँव के कुछ किसान बैठे हुए हैं, वो भी अपनी चाय पी रहे हैं। और वहाँ पर मान लीजिए किसी ने अखबार खोल के एक शब्द बोल दिया, बोले भैया ये वोट चोरी क्या है? तो जो चाय पी जैसा मुझ जैसा बंदा होगा, आप जैसा बंदा होगा, तुरंत बोलेगा अरे भैया वोट चोरी कुछ नहीं है, ऐसा है वैसा है जी। तो जैसे ही अगर आपने वहां पॉजिटिव बोला चाहे नेगेटिव बोला, जो लोग वहां बैठे हैं ना, वो आपसे कम पढ़े लिखे हैं, वो आपसे कम जानकार हैं, उनको लगता है कि जो आपने बोला वो बिल्कुल ठीक बोला, इन्फ्लुएंस है आपका। तो अब आपसे क्या, वो असर जो आपने प्रभाव डाला वो उनके पास चला गया। अब वो अपने पूरे गाँव में जाके ऐसे बोलेंगे जैसे इस विषय पर सबसे बड़े जानकार वही है। तो क्या होगा, पूरा गाँव पढ़ा दिया आपने, हम तो सिर्फ एक चाय पीने उतरे थे, हम क्या क्या करके चले आए। तो नैरेटिव्स हमारे देश में सही या गलत कैसे लिया जाए, इसको समझने के लिए तो देखिए पढ़े लिखे लोगों से यही कहूंगा कि आप वीडियोस के अलावा आप डिटेल्स को पढ़िए और आर्टिकल पढ़िए। गूगल में भी आप जब कोई चीज सर्च करते हैं तो उसके अंदर आर्टिकल्स होते हैं, तो एक ट्रस्टेड और जो ऑथेंटिकेटेड टाइप के जो वेबसाइट्स होती है, आप उस पर जाइए, उससे पूछिए, तो आपको पता लगेगा कि कौन सी चीज सही है, कौन सी गलत है, और खुद तय करिए कि क्या सही है, किसी के कहने पर मत आइए। तभी इस देश में कुछ हो सकता है और तभी इंटरनेट का सही इस्तेमाल होगा। ओके। अभी मैं एक सर हाल फिलहाल में एक वीडियो देख रहा था बिहार का, जैसे अभी आपने बिहार का जिक्र किया, तो उसमें प्रशांत किशोर जी जो जनस्वराज के फाउंडर हैं, उनकी रैली थी। तो किसी एक रिपोर्टर ने एक व्यक्ति से पूछा कि आप इस बार किसको वोट देंगे? तो उन्होंने कहा था कि हम भक्त हैं मोदी के, लेकिन वोट हम प्रशांत किशोर को देंगे। तो इस मानसिकता को आप कैसे डिफाइन करेंगे? देखिए ऐसा होता है कि मैं आपको बताऊं कि 2 तरह के चुनाव है, विधानसभा एक लोकसभा है। तो जैसे राजस्थान के अंदर एक समय चला था कि वसुंधरा तेरी खैर नहीं, मोदी तुझसे बैर नहीं, तो उन्होंने वसुंधरा राजे जी के चुनाव को हरवा दिया था, लेकिन मोदी जी को वोट दिया था। अभी वहां पर विधानसभा के चुनाव होने, तो विधानसभा में मोदी जी का उतना कम इम्पैक्ट नहीं है, वो तो लोकसभा में जाएंगे। तो उनको मोदी से प्रॉब्लम नहीं है, हो सकता है उनको लोकल गवर्नमेंट से हो, और कई बार ऐसा होता है उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको कहा गया है भैया तुम ऐसे जाना है। अब मान लीजिए आप देखिए
कितनी बार वीडियो में पता लगता है 300 रुपए दे के बुलाए गए लोग हैं, 500 रुपए लेके बुला के। अगर वो ये बोल देता है कि प्रशांत किशोर को नहीं दूंगा और मान लो ऐसे ही आया होगा तो पैसे मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। तो फिर उन्हीं की रैली में तो उन्हीं की रैली में बताई तो करनी है उन्हें। बिल्कुल बिल्कुल। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने 500 रुपए 300 रुपए में तय कर लिया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसमें ऐसा हुआ होगा, लेकिन है क्या ना कि आप जैसे मैं आपके साथ बैठा हूँ, तो अब जैसे कहते हैं गंगा के गंगा राम, जमुना के जमुना राम जी। तो जब वो बैठे हैं उन लोगों के साथ तो उनको लगा कि भाई अब मोदी जी के खिलाफ नहीं बोल सकते, मोदी जी ने तो कुछ ऐसा छोड़ा नहीं है, तो मोदी जी के तो वक्त हैं। लेकिन अब वहां पर वो सपोर्ट क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि भाई जिनके साथ खड़े उनका तो सपोर्ट करना, वो आए क्यों है? जो पत्रकार ये कहे, जब पत्रकार पूछ रहा है वो ये कहते हैं मैं प्रशांत किशोर को वोट नहीं दूंगा, मैं तो वोट जो है भाजपा के कैंडिडेट को दूंगा, तो वो कहेंगे फिर आए क्यों यहाँ पर? उन्हीं की रैली में बैठे हुए। तो क्या है ना कि आप चाहे मन से आए हो, चाहे बेवकूफी से आए हो, चाहे भ्रमित होकर आए हो, चाहे लालच में आए हो, जिसके साथ आए नाम तो उन्हीं का बोलना है। तो ये बात जो उसने बोली कि मोदी के वक्त है, उसने इस बात को स्पष्ट कर दिया कि जो उनके साथ घूम रहा है ना, वो जाकर वोट जो है ना वो भाजपा को ही देगा। मतलब मैं भाजपा के हिसाब से नहीं बोल रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ इस बात को बोलने का मतलब है। वो सीधे सीधे बोल सकता था कि हाँ भाई वोट तो मैं प्रशांत किशोर को दूंगा। बिल्कुल। उसने प्रशांत किशोर को क्यों मना किया? उसने मना इसीलिए किया, उसने पहले हिंट दे दिया कि भाई मेरी जो सोच है वो तो ये है, लेकिन दूंगा प्रशांत किशोर को। तो समझ लीजिए कि वो कहाँ आया है, कहाँ वोट करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि देखिए आपके साथ सपोर्टर जो होता है ना वो आपका वोटर नहीं होता। ऐसा नहीं कि जो आदमी आके बैठा हुआ आपको वोट ही कर देगा। बिल्कुल। तो सपोर्टर और वोटर का फर्क होता है। सर हाल ही में जैसे कि ये तो हमने समझ लिया कि ये सारी चीज़ें इंटरनली काम करती हैं, डीप स्टेट। अभी आपने बताया कि इंटरनल अपोजिशन के जो लीडर होते हैं वो इन चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं। क्या ये चीज़ें ग्लोबल इन्फ्लुएंस भी रखती हैं? जैसे कि ट्रम्प हैं, उन्होंने टैरिफ लगाए हैं, सैंक्शंस लगाए हैं, और हाल ही में हमने एक ये भी चीज़ देखी, नूर खान जो एयरबेस है पाकिस्तान में, वहाँ अमेरिका ने कुछ अपना एक्सचेंज किया है, डिलीवर किया है। तो बताया जा रहा है कि वो भी एक डीप स्टेट का पार्ट हो सकता है। तो उस बारे में कुछ बताएं कि ग्लोबल इन्फ्लुएंस डीप स्टेट का कैसे है? देखिए ग्लोबल इन्फ्लुएंस तो वैसे ही करते हैं जैसे कि नेपाल में किया उन्होंने वहाँ की जनता को उकसाया और उसके बाद एक शांत प्रोटेस्ट को उन्होंने उग्र प्रोटेस्ट में बदलवा दिया। पता लगता है कि वहाँ के 6-7-8 लोग जो थे बाहर से आए थे, 25 लोग जिन्होंने शुरुआत करी, बाकी लोग तो शांति से प्रोटेस्ट किए जा रहे थे। एक्चुअल में क्या होता है कि पहले एक मुद्दा बनाते हैं, फिर प्रोटेस्ट के लिए लोगों को इकट्ठा करते हैं और उन सबसे जेन्युइन बातें ही करते हैं। उनको खुद नहीं पता होता, उनके बीच में जो 25-30 लोग और जो बीच में उस मौके पर आ जाते हैं, बेसिकली डीप स्टेट के लोग वो प्लांटेड होते हैं। तो पूरी की पूरी बारात सजाई किसी ने और 2 लोगों ने गोली चला के वहां पर अपना काम कर लिया। तो इस तरह से डीप स्टेट ने शुरू किया। मैसेज क्या गया पूरे दुनिया भर के अंदर? वो 20-25 लोगों का मैसेज नहीं जाता, वो मैसेज ये जाता है कि वहां के उग्र भीड़ ने नेपाल के अंदर ये किया, वही काम उन्होंने लद्दाख में करना शुरू किया। तो ये तो अपने टेरिटरी से निकल के बाहर तो कर रही है। नूर खान जैसे अमेरिका की क्या आदत है, अमेरिका के लगभग 700 या 750 के आसपास अपने बेसेस है, मिलिट्री बेसेस, एयर बेसेस मिला के सारे ऑल ओवर वर्ल्ड मतलब। तो वो कहते हैं कि वो हर देश के अंदर कुछ ना कुछ अपना एयरबेस या वो रखता है ताकि वहां से उस तरह का मूवमेंट कर सके। अच्छा, इसमें बहुत अच्छे खासे सैनिक भी उनके वहां पर रहते हैं। तो नूर खान जो एयरबेस है वो बेसिकली इंडियन एयरबेस था पहले, जब इंडिया एक हुआ करता था, और उसमें अंग्रेज जो थे वो अपने लोगों को ट्रेनिंग दिया करते थे इसके अंदर। अब क्या हुआ कि 2012 में जाके इसका नाम नूर खान एयरबेस रख दिया गया। अब ये माना जाता है, ये एक इंटरनल एक इन्फॉर्मेशन है कि ये जो नूर खान एयरबेस है, जब उस पर अटैक हुआ था भारत द्वारा तो अमेरिका को सबसे ज़्यादा दर्द हुआ था। तो इस बात से ये पता लगता है, उस बात समझ में आया कि ये कहीं ना कहीं अमेरिकन बेस है और ये दिखावे के लिए पाकिस्तान का, लेकिन इसको टोटली जो कंट्रोल है उसका अमेरिकन का है। अच्छा, अब ये जो एक इनका जहाज आया और उसने कुछ सामान दिया और इंटरनेशनल मीडिया में मैसेज दिया कि हम जो है सामग्री लेके आए थे जो उनको सहायता करनी थी, इसलिए। तो जब भी कभी 2 देश ऐसा कोई एक्सचेंज करते हैं तो उनके पॉलिटिशियंस आते हैं या उनके देश के जो है वो आपके क्या नाम है, ये डिप्लोमेट्स आते हैं। तो ये दोनों लोग आके में एक्सचेंज करते हैं। दूसरे देश के लोग भी वैसे ही होते हैं। लेकिन यहाँ की जब फोटो आई ना बार, तो उसके अंदर दोनों तरफ से मिलिट्री के लोग थे। तो जब मिलिट्री और एयरफोर्स के लोग हैं तो दैट मीन्स इट इज समथिंग जो कि एक डिफेंस एक्सचेंज है। या डिफेंस एक्सचेंज ना होते हुए अमेरिका ने हो सकता है कुछ सामान अपने लिए वहां पर मंगाया हो कि हमें रखना है यहाँ पर लाके, कुछ भी ऐसा हो सकता है। लेकिन वो ये सिद्ध हुआ कि ये कहीं ना कहीं पर ये तो नहीं था, मतलब जो सामग्री वो कैसा सहायता सामग्री तो नहीं थी कम से कम। तो नूर खान एयरबेस पे वो जो क्या कर रहा है अमेरिका ये पता नहीं है, लेकिन पाकिस्तान जो है उसका ये वाला बेस जो है वो ये 100% श्योर है कि कहीं ना कहीं अमेरिकन कंट्रोल में ही चल रहा है। तो डीप स्टेट यहाँ पर आके पाकिस्तान की धरती को इस्तेमाल करके यहाँ के पूरे एरिया पे अपना कब्जा दबा के रखना चाहता है। तो यहाँ पर थ्रेट जो है वो उनको चाइना लगता है। बिल्कुल। तो ये चाइना बड़ा है, चाइना काबिल भी है चीज़ के अंदर। लेकिन अब क्या है कि उनको उस कॉन्टिनेंट में आना तो कोई तो जगह चाहिए उनको। तो पाकिस्तान से अच्छी क्या जगह होगी जब बेचारा हमेशा भीख मांगता रहता है।
उसको तो भीग दो और जो चाहो उसे ले लो वहां पर। तो दूर खान एयरबेस का क्या सेटलमेंट है, क्या एग्रीमेंट है, तो पता नहीं हमें आपको, लेकिन ये पिक्चर्स ने जरूर बता दिया कि ये मिलिट्री एक्सचेंज था। और या तो मिलिट्री एक्सचेंज होगा या वो अपना ही सामान कुछ लेकर आए होंगे, तो ये सहायता सामग्री संबंधित कुछ ही था। तो इस तरह से ये लोग किसी भी देश में जाकर कहीं भी ये सब चीजें कर सकते हैं। बांग्लादेश में जो हुआ वो भी डीप स्टेट था, ठीक है। इससे पहले पाकिस्तान में हुआ, वो भी डीप स्टेट था। ईरान में हो चुका है, इराक में हो चुका है, ठीक है। यूक्रेन में इससे पहले जो हुआ, जब ज़ेलेंस्की बने, ग्लोबली ऐसा, जब ज़ेलेंस्की बने तब भी यही हुआ था। अब अमेरिका ने, अब एक बात आप समझने की सबसे बड़ी ये है कि जो लोग हैं जहाँ जो लड़ रहे हैं या विरोध कर रहे हैं, ठीक है, आतंकवादी हो जाते हैं, टेररिस्ट हो जाते हैं, उनको सामान कौन बेच रहा है, सामान कौन दे रहा है, ये सोचने का विषय है। बिल्कुल ठीक है। तो सवाल ये, हमारे सामने एक बहुत बड़ी देश का आदमी खड़ा हो जाए तो ये तो ना कि गलत भी कर रहा है तो हम सही कह देंगे उसको। इसलिए ये जो डीप स्टेट है ये बहुत डीपली काम कर रहा है, पता नहीं लगने देता, शरीफों को तैयार करता है सही मुद्दे पर, और अपने लोगों को भेज के दिखा देता है कि शरीफ लोग नहीं, शरीफ लोग भी इतने परेशान हो गए आपसे कि उन्होंने ये सब काम कर दिया। तो डीप स्टेट ऐसे काम कर रहा है। तो सर एक और अभी ग्लोबल न्यूज़ जो है वो रिसेंट में आई है कि मोदी जी जब एससीओ के लिए वहाँ चाइना गए थे तो उनके साथ भी कुछ ऐसा घटित हुआ, क्या वो भी डीप स्टेट का? हाँ, वो 100% डीप स्टेट था, वो 100% डीप स्टेट था। क्योंकि देखिए, दूसरे देश की धरती पर जाके अगर भारत के प्रधानमंत्री को कुछ होता है तो उसके दो फायदे होते हैं डीप स्टेट को। एक तो फायदा ये कि उनको मोदी जी को रास्ते से हटाना है, जैसे उनकी इच्छा लगती है। तो यदि उनकी वो इच्छा वही थी और उन्होंने वो सब यही था, मान लीजिए 1%, तो उनका मुद्दा पूरा, एक मकसद पूरा होता है। दूसरा क्या, उनके देश की तरफ कोई उंगली नहीं उठाएगा, क्योंकि वो तो एससीओ मीट थी जो कि चाइना के पास, चाइना कर रहा था उसको, तो उनके ऊपर उंगली आती। भाई लाल बहादुर शास्त्री केस में भी यही हुआ, ठीक है। ताशकंद के अंदर जब उनके साथ हुआ तो हमें पता है कि ताशकंद के लोग इन्वॉल्व नहीं होंगे कहीं ना कहीं। अब आप देखिए कैसे काम किया जाता है कि ताशकंद में ये कहा गया कि जिस जगह पर लाल बहादुर शास्त्री जी को रुकना था उससे लगभग 12 किलोमीटर दूर जाकर उनको रोका गया। एक अलग बिल्कुल जगह थी जहाँ पर क्या नाम है, कोई भी ज्यादा भीड़ नहीं थी और अकेला सा एरिया था वो, जहाँ रोका गया उनको। उन्होंने पूछा कि यहाँ रोकने में क्या दिक्कत है, तो उन्होंने कहा भाई यहाँ आपको इसलिए नहीं रोक रहे हैं क्योंकि यहाँ पर लोग शराब भी पियेंगे और डांस भी होगा, ये सब होगा, इसमें आपको डिस्टर्बेंस होगा, इसलिए आपको यहाँ से शिफ्ट कर रहे हैं। तो 12 किलोमीटर दूर ले जाके उनके साथ ये सब उसको हुआ, क्यों लेके गए? अब उस समय तो ये लगेगा कि इनकी सेफ्टी के लेके गए थे, लेकिन वो प्लानिंग किया थी, क्या पता किसी को। ठीक इसी तरह से भाई ताशकंद पे अब इल्जाम आएगा उसका, तो जब वहां पर कुछ हुआ है दूसरे देश में तो आएगा नहीं। इसी तरह से एससीओ में कुछ होता, चाइना जिम्मेदार होता। चाइना से दुश्मनी हमारी ऑलरेडी है, तो हम लोग मान भी लेते हैं कि आप भी उसने ऐसा किया भी होगा, हमारी दुश्मनी बढ़ जाती है। यहाँ पर दुश्मनी बढ़ती और चाइना और हम लड़ते, हमारे भी फाइनेंशियल कंडीशन खराब होती, चाइना की भी खराब होती। तो हम जो चौड़ों के खड़े होते हैं मजबूती में, हमारी बढ़ती हुई जीडीपी गिरती। जब युद्ध में किसी देश को झोंक देंगे आप तो उसकी जीडीपी गिरेगी, क्योंकि उसके लगातार बिजनेस वॉल्यूम्स कम हो जाते हैं। तो ये जिसे कहते हैं ना, सब कुछ रिलेटेड है दूसरी चीज़ से। तो किसी तरह से ये बनाने की जरूरत थी। चाइना भी इस बात से घबरा गया था, लेकिन क्योंकि वहाँ बहुत दिन मौजूद थे और जैसे ही एसपीजी का इनपुट आया कि ऐसा खतरा है, तो इससे पहले कि कोई व्यवस्था बनाते और कहाँ से क्या कोई कर सकता है इसको समझ पाते, इससे पहले पुतिन ने और इन लोगों ने डिसाइड किया कि 45 मिनट के लिए वो एक गाड़ी में चले गए जो पुतिन की गाड़ी थी। और पुतिन की गाड़ी 100% सेफ होती है, उनका टोटल सिस्टम अलग है, उनकी सेफ्टी अलग है, उनकी जो सिक्योरिटी चलती है साथ में वो अलग है, तो बहुत ज़्यादा हाईटेक है। तो ये पता था मोदी जी वहाँ सेफ हो गए। दुनिया में खबर क्या गई कि इन लोगों के बीच में बहुत अच्छी दोस्ती है, कुछ इंटरनल और पर्सनल टॉक्स हुई होंगी या कोई बहुत ज़्यादा सीक्रेट टॉक्स उन लोगों के बीच में हुई होंगी। लेकिन एक्चुअली जो कहा जा रहा है वो यही कहा जा रहा है कि एससीओ मीट में मोदी जी की जान को खतरा था। इसीलिए मोदी जी ने आके अपनी भाषण में भी कहा कि मेरे आने की वजह से ताली बजाई है आपने, या मैं गया था इसलिए ताली बजाई थी आपने वहाँ पर। तो उन्होंने इस बात का हिंट भी दिया। तो कहीं ना कहीं वो पूरा डीप स्टेट का काम था। ओके सर, जो भी हम डीप स्टेट या सीआईए के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, इससे कुछ तो नॉलेज हमारी ऑडियंस को मिलेगी, लेकिन आगे मान लीजिए कोई भी नैरेटिव हमारे सामने आता है या कोई वीडियोस आती हैं, तो हम जो हम हैं या हमारी ऑडियंस है वो कैसे पहचान सकती है कि ये डीप स्टेट की हरकत है या नहीं है? ये एलेबोरेट करें। देखिए, डीप स्टेट के अंदर ना, अब आपको एक ध्रुव राठी एक व्यक्ति है जो अपना वो वीडियोस बनाता है और वो बड़ा जेन्युइनली वीडियोस बनाता है। जब आप उसको देखेंगे तो उसके बोलने का तरीका, उसके एक्सप्रेशंस, उसके बॉडी लैंग्वेज ऐसे बताता है जैसे कि वो उस समय मौजूद रहा होगा उस जगह पे, बिल्कुल वैसे बताता है। तो करोड़ों के हिसाब, लाखों के हिसाब से उसके फॉलोअर्स थे जो इंडिया में भी थे। ये तो बाद में पता लगा कि वो क्या कर रहा है। अब डीप स्टेट कैसे काम करता है? डीप स्टेट ऐसे काम करता है कि वो आपको जब भी कोई काम करेगा, जो ध्रुव राठी है, वो जब भी बोलते हैं सरकार के खिलाफ बोल रहे होते हैं। जब भी बोलते हैं तो वो बिल्कुल एक नया प्रूफ लेके आ रहे होते हैं, क्योंकि वो रह रहे हैं इंडिया से बाहर, उस पर इंडिया डायरेक्टली जाके तो कुछ कर नहीं सकती है। तो सेफ है भैया, जो बोलना है बोलते रहो। तो यहाँ की जनता को ये समझना पड़ेगा बहुत ध्यान से कि जो चीज़ लगातार गवर्नमेंट के खिलाफ बोली जा रही है, ठीक है, और उस पर गवर्नमेंट जवाब दे भी रही है,
उसके बावजूद भी उसको गलत साबित ठहराया जा रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये साजिश चल रही है कि किसी तरह से इन्हें सिद्ध करो। अब क्योंकि आप लोग देशभक्त हैं, आप लोग बहुत देरी से मानेंगे इस बात को, इसलिए वो अपने कोशिश प्रयास लगातार जारी रखे हुए हैं। वोट चोरी में कुछ दम नहीं है, लेकिन वोट चोरी, ठीक है। राफेल में जो है गड़बड़ हुई, राफेल करते रहे वो लोग लगातार, ठीक है। अब ईवीएम करते रहे हर समय, वो भी सेट नहीं हुआ। तो है क्या कि जो चीज़ों पे लगातार प्रयास चल रहे हो, लगातार आप फेसबुक पे रील्स देख रहे हो या इंस्टाग्राम पे देख रहे हो, लगातार यूट्यूब वीडियोस आ रहे हो जो एक पर्टिकुलर चीज़ को बढ़ा रहे हो लगातार, और गवर्नमेंट उसको आके बता भी रही हो कि भाई ऐसा नहीं है, तो आप मान के चलिए डीप स्टेट का एक पार्ट है जिसके अंदर देश के लोग मिलकर इस चीज़ों कर रहे हैं। अगर आप ये चीज़ पहचान लेंगे तो इस देश के अंदर एक बहुत बड़ा जो षड्यंत्र रचना है, दुनिया रचना चाहती है, अमेरिका रचना चाहते हैं, वो नहीं रचेगा। तो सब लोग एक अच्छे जेन्युइन और एक जिम्मेदार नागरिक की तरह से ही इस वीडियोस को देखें, समझें और अपनी स्टडी करें। स्टडी करने के बाद ये तय करें क्या सही है और क्या गलत है। ओके सर, आज का जो हमने डिस्कशन किया, पॉडकास्ट किया, इससे मुझे तो बहुत कुछ सीखने को मिला। आपको कैसा लगा आज के इस पॉडकास्ट? ये बहुत अच्छा था आपने किया। मैं तो चाहता हूँ कि इस तरह के पॉडकास्ट होने चाहिए, क्योंकि होता क्या है ना कि जैसे आपने किसी ने वीडियो बनाई, तो कई बार उस वीडियोस को इसलिए देखा जाता है पर्सनल वीडियो है, तो लोग छोड़ देते हैं। पॉडकास्ट एक ऐसी चीज़ होती है, इस पॉडकास्ट के अंदर आप बात कर रहे हैं, हम भी बात कर रहे हैं, और जब आप बात करते हैं ना तो चीज़ें निकलती हैं। अब मुझे लगता नहीं है कि आपने मुझसे कोई भी सवाल ऐसा नहीं था जो आपने पहले से रखा होगा। आपने केवल कहा कि डीप स्टेट के बारे में कुछ बताइएगा, हमने आपको डिस्कशन करना है, और कितनी बातें निकल गई। आपने दूर कहा बेस भी पूछ लिया मेरे से कि उसमें क्या एसईओ मीट के बारे में पूछ लिया। तो कहीं ना कहीं पॉडकास्ट का यही बेनिफिट होता है, और मुझे लगता है कि इस पॉडकास्ट को जब पूरा देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये समझेंगे कि हाँ भी इसकी वैल्यूज क्या है और देश में क्या हो रहा है, और ये जो संदेश है दूर तक जाएगा, और जो मकसद है ऐसे पॉडकास्ट का करने का जी, वो पूरा होगा। तो ऐसे पॉडकास्ट करने के लिए मैं आपको भी धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे मौका दिया, और मेरी कोशिश रही कि मैं कुछ बता पाऊँ जनता को। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना टाइम दिया और हमें बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे कॉन्सेप्ट समझाए। थैंक यू। थैंक यू।